मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज आपके लिए हमारा लास्ट वीडियो का चैप्टर जो हमने आधा छोड़ दिया था, फोर्स एंड प्रेशर ऑफ 8th क्लास साइंस का कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। एक चैप्टर एटलीस्ट 2 वीडियोस में बनता है क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस बच्चों को बोरिंग लगने लग जाती हैं, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी and I would like to thank you for subscribing my channel and I request you to please like, share and subscribe my channel as much as possible so that we can be more and more members in our community. Thank you. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इसके पहले फोर्स एंड प्रेशर में कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, जिसमें आपको मैंने पुश एंड पुल का एग्जाम्पल दिया था। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था कि फोर्स कैसे रेस्ट से मूवमेंट पर आता है और मूवमेंट से कैसे रेस्ट पोजीशन पे जाता है। थर्ड हमने इसमें पढ़ा था कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको वॉलीबॉल प्लेयर का और एक क्रिकेट प्लेयर का एग्जांपल दिया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में हमने एक स्टेट ऑफ मोशन भी पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मोशन में वो कैसे अपनी चीजों को बदलता है। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, आपको मैंने बताया था कि किसी चीज को खींचने के लिए या किसी चीज को धक्का देने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि फोर्स अप्लाई करने से हम किसी भी चीज की शेप को मोल्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल हमारी डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम आटा गूंथते हैं, आप बच्चों ने अपने घर में अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को, सम टाइम में भी अपने पापा को आटा गूंथते हुए देखा हो। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे पापाओं ने भी आटा गूंथा है। तो उस समय हम एक पाउडर लेते हैं, आटा जो होता है व्हीट का पाउडर होता है, उसमें पानी डालते हैं, पानी डाल के हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो जो पाउडर होता है, व्हीट का पाउडर होता है, वो डो बन जाता है। तो ये एक सिंपल और इजीएस्ट एग्जांपल है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड कैन चेंज द शेप ऑफ मोशन, कि वो उसकी शेप को बदल सकता है। द नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, may make an object move from rest, may change the speed of an object, may change the direction of the motion and may bring about the change in the shape of an object, जो मैंने आपको अभी बताया, and may cause some or all these effects, यानी कि इसकी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बदल सकती है, रेस्ट से मोशन पे, मोशन से रेस्ट पे। सेकेंड है स्पीड बढ़ सकती है। स्पीड में मैंने आपको साइकिल की पैडलिंग का एग्जांपल बताया था कि अगर आप स्लो पैडलिंग करेंगे तो आप ज्यादा टाइम लेंगे और डिस्टेंस कम कवर करेंगे, लेकिन अगर आप स्पीड में पैडलिंग करेंगे तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और टाइम कम लेंगे। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि शेप चेंज कर सकते हैं और कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिसमें ये सारे चेंजेस आप एक साथ देख सकते हैं। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that one of these action can take place without the action of the force. An object cannot move without itself. It cannot change speed by itself. एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, अपनी शेप को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, कोई दरवाजा पुश या पुल अपने आप नहीं हो सकता, उसके लिए हमें हमारी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सो व्हाट डू मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट व्हेन यू टच समथिंग, व्हेन यू यूज समथिंग डायरेक्टली विद योर हैंड्स, इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक सबसे सिंपल एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। जैसे आप अपना बैग उठाते हो अपनी मसल्स का यूज करके और उसे अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हो, तो यू आर यूजिंग योर मस्कुलर पावर टू लोड योर बैग ऑन योर शोल्डर। इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब यू आर यूजिंग द थिंग्स, यू आर टचिंग द थिंग्स, यू आर यूजिंग योर मस्कुलर पावर। आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्टली किसी चीज को उठाने के लिए, लोड करने के लिए। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली कॉन्टैक्ट फोर्स में जितनी भी मस्कुलर फोर्स आती है वो सारी की सारी कॉन्टैक्ट फोर्स का डायरेक्ट एग्जांपल है। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का चैप्टर आप 9th में भी पढ़ेंगे, आगे 10th में भी आएगा। तो इट इज अ बेसिक ऑफ फ्रिक्शन। जब आप 8th में स्टार्ट करें, मैं पहले आपको इसका डिफाइन और मीनिंग क्लियर कर दूं। फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी सरफेस का रफली होना। फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो हम अपनी डेली लाइफ में चल भी नहीं सकते, हम खड़े भी नहीं हो सकते, हम कोई काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो आप अपनी नोटबुक पर लिख भी नहीं सकते। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे चौक नहीं चल सकता। तो फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी फैक्टर सो दैट वी कैन मूव, वी कैन रन, वी कैन राइट।
तो अब ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी सरफेस पर दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में अपनी फोर्स से ग्रिप बनाना। अब ग्रिप से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा है जो हम शूज या स्लीपर्स लेते हैं उनके बॉटम में जो सरफेस होता है उस पर स्पाइक्स पैटर्न बना होता है, और जो रेसर्स होते हैं जो किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके शूज के नीचे एक डिफरेंट काइंड के स्पाइक्स होते हैं जो जिग जैग पैटर्न में बने होते हैं। तो उस केस में जिसमें फ्रिक्शन हमने यूज करना है, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा हम स्लिप कर जाएंगे। सपोज आप अपने घर में नॉर्मल फ्लोर पे चलते हो, आप नहीं गिरते, बट अगर उसी फ्लोर पे कोई सर्फ का पानी गिरा दे या कोई ऑयल गिरा दे और आप उस पर चलने लगोगे तो आपका पैर स्लिप कर जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन घट गया। सिमिलरली जो मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वर्क करती है, जैसे आप देखो इलेक्ट्रिक मोटर है जो पानी का काम करती है, पानी को उठाकर टैंकी तक पहुंचाती है, और अब स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन है। अगर इनमें फ्रिक्शन बढ़ जाए, मतलब रफनेस बढ़ जाए, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम उसमें ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, या हम उसमें जो मशीन का लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आपने गाड़ियों के टायर देखे हैं, साइकिल्स के टायर्स देखे हैं, उनमें भी जिग जैग पैटर्न होता है। ये कोई डिजाइन नहीं है, इट इज नॉट टू मेक टायर्स ब्यूटीफुल, इट इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ द टायर्स, कि वो जो गाड़ी है वो स्मूथ चले, वो अटके नहीं, आराम से वो फ्रिक्शन के फॉर्म में चले, उसके फोर्स में चले। तो अगर ये जिगजैग पैटर्न नहीं होगा हमारे शूज के नीचे, हमारी गाड़ी के टायरों में, साइकिल के टायर्स में, तो वो चल ही नहीं पाएगा, वो फिसल जाएगा, आप उसको अपने लेवल के अकॉर्डिंग स्मूथली चला ही नहीं सकते। तो फ्रिक्शन इज दैट फैक्टर विच मेक्स अस पॉसिबल टू स्टैंड ऑन अवर फीट, विच मेक्स अस पॉसिबल टू रन, टू वॉक, टू राइड, टू ड्राइव, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बढ़ना जरूरी है, लेकिन जब मैकेनिकल पावर की बात आती है, मशीनों को यूज करने की बात आती है, तो फ्रिक्शन का घटना जरूरी है। क्योंकि अगर मशीनें अटक गई तो फिर तो काम हो गया आपका, ना आप सिलाई कर पाओगे, ना पानी की मोटर पानी उठाएगी, और भी जो मशीनें काम करती हैं उनमें फ्रिक्शन बढ़ता है तो वो काम नहीं कर पाती क्योंकि रफनेस बढ़ जाती है। नाउ इज दैट क्लियर? आई होप सो। The next is the force of friction always act on all the moving objects and its direction. Just I told you कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें टायर्स में, उनमें हमारे पैरों की स्पाइक्स में, शूज में, सब में फ्रिक्शन होता है और होना भी चाहिए। The next is a magnet can exert a force on another magnet without being in contact with. The force exerted by the magnet is also the example of non-contact force. Simple. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि आप किसी चीज को डायरेक्टली हाथ नहीं लगा रहे, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, और आप उसको इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे बहुत सारा डस्ट या गार्बेज इकट्ठा है, बहुत सारा प्लास्टिक, पॉलिथीन, पेपर या लोहा एक जगह बहुत सारा ढेर इकट्ठा है। अब उसमें से हमने लोहे का पार्टिकल, जो भी लोहे का मटेरियल है वो हमने अलग करना है। लाइक उसमें नेल है, यानी कील है, लोहे के मैग्नेट्स, जो भी लोहे का सामान होता है, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो सब उसमें है। अब हमने उस ढेर में से, उस गार्बेज में से वो लोहे के पार्टिकल्स को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा मैग्नेट का टुकड़ा लेंगे और उसको उस गार्बेज पे, उस डंप पे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने का बेनिफिट ये होगा कि जितना भी आयरन पार्टिकल होगा वो सारा उस मैग्नेट पे चिपक जाएगा। तो ये डायरेक्टली नहीं है, आपने हैंड पिकिंग नहीं किया, आपने मैग्नेट को रोटेट किया और मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो जितना आयरन है वो उस लोहे पर चिपक गया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब डायरेक्टली आप नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए, उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए आप चीजों को सेपरेट कर रहे हो। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? पहले मैं आपको इसका डिफाइन क्लियर कर दूं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप बच्चों को आपकी भाषा में समझाते हैं। आप मोबाइल चार्ज करते हैं, राइट? चार्जर से चार्ज करते हैं, राइट? आपने मोबाइल में चार्जर लगाया, लेकिन चार्जर को आपने स्विच बोर्ड में प्लग इन नहीं किया, क्या आपका फोन चार्ज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपका चार्जर चार्जिंग नहीं ले रहा, तो वो फोन को भी चार्ज नहीं करेगा। आप अपने फोन में चार्जर लगाएंगे और चार्जर को भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में स्विच इन या प्लग इन करेंगे, तो उसके बाद आपका फोन चार्ज होगा। आपको बात समझ में आई?
यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मींस चार्जर एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट यानी फोन को चार्ज तभी करेगा जब वो खुद पूरा चार्ज होगा। तो उसके लिए चार्जर का चार्ज होना जरूरी है, उसके बाद आपका फोन चार्ज होगा। दिस इज द सिंपल एंड इजीएस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल इन्होंने स्ट्रॉ का दिया है, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। जब टीवी हमारा ऑफ होता है और हम उसकी स्क्रीन पर जाकर अपने हाथ को रखें तो हमारे हाथ पे जो बाल होते हैं वो खिंचते नहीं है, मतलब अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन जब टीवी ऑन होता है और हम उसकी स्क्रीन पर अपने हाथ को जाकर लगाएं तो जो हमारे हाथों पर बाल होते हैं वो स्क्रीन पर अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो टेलीविजन वर्किंग में है, उसकी स्क्रीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो हमारे हाथों के बाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि हमारा हाथ अनचार्ज या नॉन चार्जेबल ऑब्जेक्ट है। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट जब अनचार्ज ऑब्जेक्ट को वर्किंग में लाता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं आप उन्हें चाहे नीचे से ऊपर फेंकिए या ऊपर से कहीं पर भी फेंकिए, वो हमेशा नीचे ही आएंगी। एक छोटी से छोटी सुई से लेकर एक बड़े से बड़ा प्लेन या बड़े से बड़ा कोई भी सामान आप ले, आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तब भी वो नीचे ही आएगा और ऊपर से नीचे फेंकोगे तो ऑलवेज नीचे आएगा। इसका मतलब यह है कि अर्थ की अपनी एक पावर होती है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि चांद, सितारे, सूरज ये सब क्यों नहीं आके गिरते धरती पे? ये भी हमारे अर्थ के जोन में आते हैं, तो ये नीचे क्यों नहीं आके गिरते? चांद इतनी दूर है, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है तो चांद को भी नीचे आके गिरना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जितने भी ऑर्बिट्स में स्टार्स हैं, सन है, मून है, वो सब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हैं। अर्थ की अपनी ग्रेविटी है जिसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। लेकिन अगर वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर है, बियॉन्ड है, तो वो अपने ऑर्बिट में रहेगा, वो ग्रेविटी में नहीं आया, इसीलिए वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी कोई भी मीटियोर, एस्टेरॉइड्स कुछ भी अगर ग्रेविटी में आ जाए तो वो सीधा जमीन पे आकर ही गिरेंगे। सो ऑब्जेक्ट्स और थिंग फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अर्थ खींचती है एंड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर वस्तु जो यूनिवर्स में है, छोटी है या बड़ी है, अपनी ग्रेविटी से दूसरों को खींचती है। जब कोई भी मीटियोर, एस्टेरॉइड्स या स्टार या कॉमेट कुछ भी अर्थ की ग्रेविटी में आता है तो वो अर्थ पे आकर गिरता है। अगर वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर है तो वो अर्थ के जोन में नहीं आया, इसलिए वो अर्थ पे नीचे नहीं गिरेगा। आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स तक करेंगे क्योंकि अभी ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स तक इसके स्टडी कीजिएगा। अपने डाउट्स एंड कमेंट्स मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और प्रेशर का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।